हेलो डियर स्टूडेंट। आज राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का सोशोलॉजी माइनर का एग्ज़ाम था, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। ये टोटल क्वेश्चन थे आपके 75, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और आपको इसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। आज मॉर्निंग की शिफ्ट में ये पेपर हुआ और इस बुकलेट को मैंने सॉल्व किया है, जो कि ऑथेंटिक है। इससे आप लोग मिला करके देख लीजिए आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो हमें जो बुकलेट कोड है यहाँ पे, मेरा सीरीज जो मिला वो क्यू है और आप लोग को भी अलग अलग मिला होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम ही हैं। तो इसको आप एक बार मिला के इस क्वेश्चन आपने कितने सही किए आंसर, इसमें अपने स्कोर आप शेयर कीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है वो है, हाथ धोकर खाना खाओ, यह निम्नांकित में से किसे दर्शाता है? तो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन है जनरेती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन एक लोकाचार की विशेषता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है समूह कल्याण की भावना। लोकाचार की जो विशेषता होती है वो समूह कल्याण की भावना होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसी क्रम में है आपका कि समाज के विभिन्न समूहों की श्रेष्ठताहीनता के आधार पर साधनों के वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है सामाजिक स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण इसमें आपका राइट ऑप्शन है। फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संपत्ति, लिंग, संयोग और संघर्ष और आयु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, तीसरा, सहयोग और संघर्ष। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, जाति व्यवस्था, शक्ति व्यवस्था, दास प्रथा। तो ये तीनों ही आएंगे, तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप के रूप में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का आधार है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है, तो इसमें है संपत्ति। संपत्ति जो है राइट ऑप्शन है और बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बुक का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे बुक जो पूछी गई है आपसे वो है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ये बुक लिखी है पिट्रिम सरोकिन ने। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा। आप मिलाते जाइए, देखिए आपने कितना सही किया है। ये सब कुछ पढ़ाया गया है क्लास में। क्लास में हमेशा ही हम लोग बताते हैं कि बुक आपकी जो होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है महाविद्यालय में चपरासी से लिपिक बन जाना। दूसरा है जातियों की संख्या में वृद्धि होना। तीसरा है व्यापारी से उद्योगपति बन जाना और चौथा है गांव की अभिनेत्री से सिनेमा की अभिनेत्री बन जाना। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है, सही है कि जातियों की संख्या में वृद्धि होना ये सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण में नहीं आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में अनुसूचित जातियों की सामाजिक परिस्थिति में होने वाला परिवर्तन उदाहरण है। तो यहाँ पे आएगा जो ये उदाहरण है, ये है उद्रक गतिशीलता का, यानी वर्टिकल मोबिलिटी। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे है ये। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी राइट है, यहाँ पे उद्रक गतिशीलता होगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है, खेत में मजदूरी का काम करने वाला कोई भूमिहीन श्रमिक या मजदूर यदि नगर के कारखाने में जाकर मजदूरी करने लगे तो उसे कहा जाएगा। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, थोड़ा ब्लर हो गया है। खेत में मजदूरी का काम करने वाला कोई भूमिहीन श्रमिक मजदूर
यदि नगर के कारखाने में जाकर मजदूरी करने लगे तो उसे कहा जाएगा समतल गतिशीलता, हॉरिजेंटल मोबिलिटी। समतल गतिशीलता इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, वो गांव में भी जो जब वो खेती कर रहा था तब भी वो एक भूमिहीन श्रमिक या मजदूर था, और फिर वो कारखाने में जाकर के भी उसी तरह का काम, मजदूरी का काम कर रहा था। तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन थी, इसकी जो स्थिति थी, वो चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा समतल समतल गतिशीलता यानी हॉरिजेंटल मोबिलिटी। ये इसका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। फिर नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा और सभी ने इसको सही किया होगा आई होप। कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स बी, अगस्ट कॉम्ट। फिर नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है। ये भी आप मोस्टली का सबका आई होप सही किया होगा आप लोगों ने। ये है लैटिन और ग्रीक। फिर नेक्स्ट आपका 13वां जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इजी है। इसमें पूछा है कि समाजशास्त्र के दो संप्रदाय कौन से हैं, यानी विच आर द टू स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये है स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। ये भी पढ़ाया गया है आप सभी को और काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया भी गया कि इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये भी मोस्टली स्टूडेंट्स का सही होना चाहिए। स्टूडेंट्स आपका 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब आपको सोशियोलॉजी के स्कूल्स पढ़ाए जा रहे थे, ठीक है, फॉर्मल एंड सिंथेटिक, तो उसमें आपको बताया गया था कि कौन किस संप्रदाय का को फॉलो करता है, उसका कौन कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस विद्वानों का। तो यहाँ पे स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है, यानी आपका जो फॉर्मल स्कूल है, इसमें कौन सा समाजशास्त्री नहीं आते हैं। जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, पेट्रम सोरोकिन और वीरकांत। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सी है, पी ए सोरोकिन। पी ए सोरोकिन जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक डेफिनेशन है, परिभाषा है। इसमें पूछा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये आपको सोशियोलॉजी का जब आप पहला चैप्टर आप पढ़ना शुरू किए होगे, समाजशास्त्र प्रकृति और अवधारणा, तो उसमें आपको फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे ये देखने को मिल जाएगा ये परिभाषा। तो ये समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये कथन जो है वो है स्टूडेंट्स अगस्ट कॉम्ट का। अगस्ट कॉम्ट इज द राइट ऑप्शन। फिर स्टूडेंट्स इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं समाजशास्त्र की प्रकृति का सही निरूपण करती हैं। तो आपको पता है जब आप नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे, पढ़े होगे, तो उसमें था कार्य और करण संबंध की व्याख्या करता है। समाजशास्त्र घटनाओं के कार्य करण संबंध की व्याख्या करता है। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। फिर 17 क्वेश्चन आपका आता है, समाजशास्त्रीय अध्ययन का मानवीय परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किस एक तत्व पर बल देता है। तो ये यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है, व्यक्तियों के व्यवहारों को उनके अर्थ के संदर्भ में समझना आवश्यक है। ये हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगा हो, लेकिन अगर जिसने पढ़ा होगा ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी मानविकी परिप्रेक्ष्य, तो वो स्टूडेंट इसको श्योर सॉल्व कर लिए होंगे। जो नहीं पढ़ा होगा, पढ़ के नहीं गया होगा, उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन रहा होगा, या हो सकता है वो सॉल्व ना कर पाया हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग बुक से जो आपकी यूनिट्स में चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बुक से पढ़ना हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे समाजशास्त्रीय अध्ययन का मानविकी परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किस एक तथ्य पर बल देता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। व्यक्तियों के व्यवहारों को उनके अर्थ के संदर्भ में समझना आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम स्टूडेंट कि भारत में एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र को किस विश्वविद्यालय द्वारा सबसे पहले मान्यता दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट किया हुआ है ये क्वेश्चन, पूछा गया है। और आपने जब
सोशियोलॉजी इमर्जेंस, आप सोशियोलॉजी जब पढ़े होंगे अपने क्लास में, तो आपने इसको अच्छे से अगर सुना होगा लेक्चर, तो इसमें था कि सबसे पहले भारत में, हम भारत की बात करेंगे, भारत सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई विश्वविद्यालय में इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी गई थी। सो स्टूडेंट, हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, जिन्होंने ऑप्शन बी पे लगाया है उनका सही है। नेक्स्ट हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाजशास्त्री का जनक माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। तो यहाँ पे जो है जीएस घुरिये साहब को यहाँ पे भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना गया है। भारतीय समाजशास्त्र का आपको क्वेश्चन हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में जीएस घुरिये जी को देखा जाता है। अब फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 20 जो आता है वो भी एक परिभाषा ही है। और ये आपका क्वेश्चन ये है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है, ना ही दासी है, अपितु उसकी बहन है। ऐसा किसका कथन है? ये प्रश्न है आपका। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। बांस और वेकर का ये कथन है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है, ना ही दासी है, अपितु उसकी बहन है। तो जिसका बांस एंड बेकर पे जिन्होंने लगाया है उनका ये क्वेश्चन सही है आंसर। तो आंसर नंबर सी इज राइट हियर। फिर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन पेपर जो आपका है वो काफ़ी इजी है। अगर आपने अच्छे से स्टडी की होगी, बुक से पढ़ा होगा प्रॉपर, तो मोस्टली आपका सही होगा। लेकिन आपने अगर थोड़ी लापरवाही की होगी, आपने अच्छे से चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे, लेक्चर नहीं अटेंड किए होंगे, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई होगी बच्चों को सॉल्व करने में इसको। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 21 क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक कथन मतलब एक परिभाषा दी गई है कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको पूछा है कथन किसका है? राधा कमल मुखर्जी, अगस्ट कॉम्ट, जीएस घुरिये, बांस एंड बेकर। तो इसका राइट ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट जब हायरार्की ऑफ साइंस की बात करते हैं, यानी विज्ञानों की वर्गीकरण की, तब उनका ये कथन देखने को मिलता है वहाँ पे, समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है। ठीक है, जब आप हायरार्की ऑफ साइंस पढ़े होंगे तो उसमें ये कथन आया होगा अगस्ट कॉम्ट का। तो इसका 21 का राइट ऑप्शन है बी, अगस्ट कॉम्ट। फिर अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका मानव शास्त्र को समाज शास्त्र से जोड़ने वाली शाखा का नाम क्या है? बहुत ही इजी है ये, अगर आप थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे तो भी आप इसको सही कर लिए होंगे। तो इसका ए क्वेश्चन जो ए है वो राइट ऑप्शन है, सामाजिक मानव शास्त्र, जिसको आप इंग्लिश में सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो मानव शास्त्र को समाज शास्त्र से जोड़ने वाली शाखा का नाम है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यानी सामाजिक मानव शास्त्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर स्टूडेंट्स 23 पे आएंगे हम लोग। 23 जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में किस विषय का समान रूप से अध्ययन किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हम बार बार कह रहे हैं, जो भी स्टूडेंट अगर बुक से डीपली पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तो उनको इसको करने में, सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो पहले यूनिट में कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध या अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, तो उसमें आपको दिया है, उसी चैप्टर से क्वेश्चन बनाया गया है। ये फर्स्ट मानव शास्त्र वाला भी और समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र वाला भी, ये दोनों क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछे हैं एक ही चैप्टर से। तो यहाँ पे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में किस विषय का समान रूप से अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन है वो है श्रम कानून, यानी लेबर लॉ का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट आपका आता है, एक राज्य के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है? तो यहाँ पे एक राज्य के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम है समाजशास्त्र। ठीक है ना, मानव के, यहाँ पे अगर आपको कभी कभी हिंदी वाले में अगर समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश भी देख सकते हो, तो उससे भी हम लोग करके अपने आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को आपको 2 से 3 से 4 बार पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो तो चीज़ें सामने आने लगती हैं, आंसर हमें समझ में आता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। कभी कभी हम लोग जल्दी में, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत कर देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्जन का देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन अ स्टेट। तो यहाँ पे साफ है कि सोशोलॉजी मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, ये मनुष्य के संबंधों का अध्ययन करता है। आपने ये पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र के सबसे निकट है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी। अब देखिए समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध, इससे ये चौथा क्वेश्चन है, यानी कितने सारे क्वेश्चन बैक टू बैक इन्होंने सिर्फ एक चैप्टर से बनाए हैं। ठीक है, आपकी पहली यूनिट का ये चैप्टर है, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक उससे संबंध, सामाजिक विज्ञानों से संबंध। ठीक है, तो अगर जो भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा उसके 4 क्वेश्चन सीधे सीधे सही हो गए होंगे जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा। तो मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र के सबसे निकट है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक मनोविज्ञान। फिर 26 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री की यह मान्यता है कि समाजशास्त्र का इतिहास से कोई संबंध नहीं है? तो इसमें जो ऊपर के आप 3 ऑप्शंस देख रहे हो ना, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्ट, इन सभी ने ऐतिहासिक बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र में स्टडी की, अपनी बहुत सारी थ्योरीज दी। लेकिन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका आता है वो है एम एन श्रीनिवास का। तो यहाँ पे एम एन श्रीनिवास ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है सामाजिक संबंधों का जाल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सभी ने इसको सही किया होगा और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मैकाइबर और पेज। फिर नेक्स्ट आपका आता है, बहुत ही अच्छी किताब का नाम पूछा है, बहुत ही कॉमन है ये, ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव समाज पुस्तक किसने लिखी थी? तो मानव समाज पुस्तक की बात करें ह्यूमन सोसाइटी की, तो ये बुक लिखी थी किंग्सले डेविस ने। तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ह्यूमन सोसाइटी जो बुक लिखी गई थी मानव समाज, ये थी किंग्सले डेविस की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ये सभी को पता होगा और सभी ने मेरे ख्याल से सही किया होगा। तो सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं मैकाइबर एवं पेज, मैकाइबर तथा पेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है बहुत ही अच्छी बुक, फॉकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 है स्टूडेंट से आपका, तो ये है जी समनर। इसका राइट ऑप्शन होगा फॉकवेज पुस्तक के लेखक हैं जी समनर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है 31 क्वेश्चन नंबर, यदि यहाँ पे लिखा है यदि पशु समाज जैव सामाजिक है तो मानव समाज किससे संबंधित है? तो सीधे सीधे इसका आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सामाजिक सांस्कृतिक इसमें सही होगा आपका। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है? आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है हम की भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामूहिकता, ये तीनों ही अनिवार्य तत्व हैं किसके? कंपोनेंट है कम्युनिटी के यानी समुदाय के। लेकिन लास्ट का जो डी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। तो तीव्र मतभेद समुदाय के अनिवार्य तत्व में नहीं देखने को आता है। तो ये जो है यहाँ पे डी, क्वेश्चन नंबर डी जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे परिभाषा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33। ये आपको जब आप समुदाय पढ़ना शुरू किए होगे, आपको पढ़ाया गया होगा कम्युनिटी, तो वहाँ पे पहली डेफिनेशन आती है मैकाइबर और पेज की। उनका पहला ये कथन देखने को मिलता है, समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। मैकाइबर तथा पेज कहते हैं कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34, संस्था से है ये आपका, इस संस्था को परिभाषित किया गया है, ये भी सब आपको क्लास में पढ़ाया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप के रूप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है, शहर, विवाह, गांव, राष्ट्र? तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, विवाह। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो फैमिली आपका है, क्रीड़ा समूह भी आपका प्राथमिक समूह में आता है जिसे आप प्ले ग्रुप बोलते हो। ठीक, पड़ोस यानी नेबरहुड भी हमारे प्राथमिक समूह में आता है, लेकिन राज्य जो स्टेट है वो हमारे प्राथमिक समूह में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37,
यहाँ पे कहा गया है किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान था ये। तो इसका राइट ऑप्शन है सी एच कूले का। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया गया था, प्रतिपादित किया था, वो किए थे सी एच कूले ने। फिर 38 क्वेश्चन नंबर आपका आता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह सी जगत का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह सी जगत का निर्माण करते हैं, यह किसने कहा? तो ये जो कहा है कथन है वो है पी एच लैंडिस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन बी है यहाँ पे वो सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 39 आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत कंफ्यूजन वाला भी है। आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे उस क्वेश्चन में, हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ही पूछा है। अगर आपने अच्छे से क्लियर किया होगा समिति को तो आई होप आपने इसको सही किया होगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से लिखा है कौन सा समिति का उदाहरण है? विवाह, परीक्षा, परिवार, गांव। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो परिवार है। आप बुक पढ़िएगा फिर से तो आपको सारे इसमें मिलेंगे मटेरियल कि कैसे इस समिति का उदाहरण है। हमें पता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन अभी हम बस सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो अभी हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते पूरा। लेकिन आप बुक को पढ़िएगा और उसमें देखिएगा कैसे है मैकाइवर ऑन पेज क्या कहते हैं परिवार के लिए। आप समिति को पढ़िएगा, उसके एग्जाम्पल्स में देखिएगा जाके। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समिति की है? तो यहाँ पे समिति की जो विशेषता है वो है व्यक्तियों का मूर्त संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे है, जब एक पुरुष और एक स्त्री अपने अविवाहित, ध्यान दीजिएगा, अपने अविवाहित बच्चों के साथ एक साथ रहते हैं तो वो किस प्रकार का परिवार कहा जाता है? तो एकदम साफ है इसका आंसर, न्यूक्लियर फैमिली यानी एकाकी अथवा नाभिकीय परिवार। फिर 42nd क्वेश्चन आपका है कि जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं जन्म के परिवार यानी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक, तो 42 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी। फिर नेक्स्ट आपका 43 क्वेश्चन आता है, इसमें है कि जिस परिवार में कुल कुल या वंश, ठीक है ना, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं तो बड़ी कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे है, जिस परिवार में कुल परंपरा पिता के नाम से चलती है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पितृवंशीय। यहाँ पे कुल और परंपरा, जैसे कि जो पिता के नाम से कुल चल रहा हो, वंश चल रहा हो, तो यहाँ पे इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, पितृवंशीय परिवार होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है 44 क्वेश्चन नंबर। बुक का नाम पूछा गया है, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, भारत में विवाह और परिवार। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है के एम कपाड़िया जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। फिर अंतर विवाह यानी एंडोगॉमी क्या है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अपने समूह में ही शादी करना, विवाह करना अंतर विवाह यानी एंडोगॉमी का रूप है। फिर परंपरागत क्वेश्चन नंबर 46, परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का है? आप सभी को पता है, जो एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली को हम लोग अगर बताते हैं तो एक जॉइंट फैमिली के रूप में बताते हैं संयुक्त परिवार। यहाँ का परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक, तो परंपरागत हिंदू परिवार का जो स्वरूप है वो है संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली। फिर नेक्स्ट 47, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो दिया है, ये एक विवाह का सिद्धांत जो थ्योरी दी है ये दी है वेस्टर्न मार्क ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, वेस्टर्न मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि इमाइल दुर्खीम के अनुसार धर्म क्या है? तो एक अलौकिक शक्ति में विश्वास, एक अलौकिक विश्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49, समाज में धर्म की भूमिका है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और लास्ट में लिखा है कि ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होंगे आपके, जिन्होंने ऑल ऑफ द एबव पे टिक लगाया वो सही है। यह समाज में धर्म की भूमिका की बात करें तो पवित्रता संबंधी आचरणों को प्रोत्साहन देना सही है।
बी है व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाना, बिल्कुल सही है। धर्म के रूप जब धर्म का हम आचरण करते हैं या धर्म का पालन किया जाता है तो उसमें व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मिलके धार्मिक कर्मकांड होते हैं। फिर सी आता है आपका विपत्ति में लोगों की सहायता करना, ये भी सही है क्योंकि कोई भी धर्म हो ये हमें सिखाता है कि विपत्ति में हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ सही होंगे आपके 49 के। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। फिर 50वां क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किसे शिक्षा का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है। तो व्यक्ति का समाजीकरण में भी शिक्षा का रोल होता है। विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन, हमें क्या बनना है, आगे फ्यूचर में क्या करना है, हमारे गोल क्या है, हम किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, ये भी शिक्षा का रोल होता है। फिर आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहन, सेल्फ कंट्रोल को इंक्रेजमेंट करना, इसमें भी एजुकेशन का रोल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें स्त्रीकरण का नियमन नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर कि शिक्षा का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है स्त्रीकरण का नियमन। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा होगा, रीड किया होगा, जल्दीबाजी नहीं की होंगे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको सही किया होगा। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से शिक्षा को आप कह सकते हैं। तो शिक्षा को एक संस्था के रूप में हम कह सकते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। फिर नेक्स्ट आपका आता है 52, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राज्य के द्वारा नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो नेशनल लेवल का काम होता है, ये स्टेट लेवल का काम नहीं होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि राज्य कानूनों का निर्माण करना आता है इसमें, राजनीतिक दलों का निर्माण करना भी आता है इसमें, और आर्थिक व्यवस्था का नियमन करना भी इसमें आता है। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, तो वो नेशनल लेवल की बात आती है, राष्ट्र के लेवल की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंतरिक सुरक्षा है ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर संस्कृति किसके द्वारा निर्मित होती है, 53 क्वेश्चन नंबर है ये। तो संस्कृति निर्मित होती है मनुष्य द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर आपका 54 क्वेश्चन आता है, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है। तो यहाँ पे जो संस्कृति के मुख्य वाहक हैं वो हैं सामाजिक मानदंड यानी सोशल नॉर्म्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर स्टूडेंट्स आपका 55 क्वेश्चन नंबर जो है वो है कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अवधारणा दी गई थी आगबर्न द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 56 क्वेश्चन पे, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, यह कथन किसका है। यहाँ पे देखिए सभ्यता से क्वेश्चन पूछा है, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, यह कथन किसका है। तो यह कथन मैकाइवर का दिया हुआ है। अगर आपने सभ्यता और संस्कृति वाले चैप्टर को पढ़ा होगा, परिभाषाएं पढ़ी होंगी, चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसमें मैकाइवर का आप देखोगे नाम, मतलब सीधे सीधे स्टेटमेंट है कि सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। 57 क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन जो है आपका सिविलाइजेशन यानी सभ्यता से पूछा है कि निम्नलिखित में से सभ्यता का अंग नहीं है। तो यहाँ पे कविता एवं संगीत जो है वो सभ्यता के अंग में नहीं आता है, ए ऑप्शन सही होगा। बाकी आप परमाणुविक शक्ति, विद्युत संयंत्र और व्यापारिक बैंक, ये तीनों ही सभ्यता के अंग कहे जा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है कविता और संगीत जो है वो सभ्यता का अंग नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। फिर 58 क्वेश्चन है आपका कि भारत में बहुलवाद का रूप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। पर संस्कृति ग्रहण, यहाँ पे सही होगा। जिसने पर संस्कृति ग्रहण को पढ़ा होगा वो यहाँ पे बच्चों ने उसको इसको क्वेश्चन को सही किया होगा। इसकी सबकी डेफिनेशन है, सबका अर्थ है। जिसने जिसने इसको अच्छे से पढ़ा होगा उसको वाकई वो सही करके आया होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है 58 का वो है ऑप्शन नंबर सी, पर संस्कृति ग्रहण। फिर बच्चों यहाँ पे 59 जो क्वेश्चन है वो आपका है, निम्नांकित में से वह कौन सी दशा है जिसमें क्षेत्रीय दृष्टिकोण की जगह वैश्विक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है। तो इसका सीधे सीधे है बहुल सांस्कृतिकवाद, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें परंपरावाद भी नहीं हो सकता, धर्मनिरपेक्षता भी नहीं हो सकता और संस्कृतिकरण भी नहीं होगा। यहाँ पे 59 का जो राइट आंसर है वो है बहुल संस्कृतिवाद।
फिर 60 क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से किस अवधारणा का संबंध इस तथ्य से है कि किसी भी संस्कृति को दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ अथवा निम्न नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर बता रहा है कि कौन सी अवधारणा का संबंध इस तथ्य से है कि किसी भी संस्कृति को दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ अथवा निम्न नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। फिर नेक्स्ट आपका आएगा 61 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि सामाजिक प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों में एक का नाम संपर्क है, तो दूसरी दशा का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सही होगा वो होगा संचार। दूसरी दशा का नाम है संचार। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। सामाजिक प्रक्रिया के प्रमुख दो तत्वों में एक का नाम है संपर्क और दूसरी दशा का नाम है संचार। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, तो ऑप्शन नंबर ए संचार यानी कम्युनिकेशन इज राइट हियर। ठीक है। फिर स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। 62 क्वेश्चन नंबर आपका, सहयोग का संबंध है ना, कॉपरेशन, इससे पूछा है क्वेश्चन आपका। तो सहयोग का संबंध है हम की भावना से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। फिर क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आप लोग इसको अगर ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो बच्चे जब पढ़ते नहीं क्वेश्चन तो भी गलत कर जाते हैं, एक सिली मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है जब क्लासेस हम लोग लेते हैं, पढ़ाते हैं, कि आप लोग क्वेश्चन को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़िए, जल्दीबाजी मत करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि खेल के मैदान में एक टीम के सदस्यों को, हमने एक टीम के सदस्यों को सर्किल कर दिया, देखिए एक टीम के सदस्यों को के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है? खेल के मैदान में एक टीम, 2 टीम होती है ना, जब भी खेल होता है तो उसमें 2 टीम होती है, तो यहाँ पे एक टीम लिखा है, मतलब यहाँ एक टीम की बात कर रहा है। ठीक है। तो एक टीम के सदस्यों के, खिलाड़ियों के बीच में कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है? ऑब्वियसली सहयोग, क्योंकि जब हम एक टीम हैं और दूसरी टीम हमारे सामने है, तो और दूसरी टीम वालों को हम हराना है, तो हम अपनी टीम वालों के साथ ऑब्वियस सी बात है कोऑपरेशन रखेंगे, हेल्प करेंगे, तभी हम अपने से दूसरी जो हमारे सामने की जो टीम है उसको हम हरा पाएंगे। ठीक है, ये चीज़। तो आपको क्वेश्चन को समझ के इसका आंसर देना था। बहुत लोगों ने जल्दी में इसको टीम समझ के ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें प्रतिस्पर्धा लगा दिया होगा, कुछ ने इसमें संघर्ष भी लगा दिया होगा, मे भी हो सकता है। मोस्टली ने प्रतिस्पर्धा जल्दी में लगा दिया होगा, लेकिन जिसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा और जिनको इन सारे सोशल प्रोसेस जो है, सामाजिक प्रक्रिया जैसे प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सहयोग, एकीकरण अच्छे से पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन सही करके आए होंगे और आपने सहयोग को टिक किया होगा। तो 63 का जो राइट ऑप्शन है वह है सहयोग यानी कॉपरेशन। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 आता है स्टूडेंट, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ाया गया है। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा अधिकतर अचेतन प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। फिर नेक्स्ट आते हैं हम 65 क्वेश्चन नंबर पे। तो प्रतिस्पर्धा के बारे में निम्नांकित में से क्या सही है? लक्ष्य की समानता, अचेतन प्रक्रिया, अवैक्तिक प्रक्रिया, ये सभी। तो ये तीनों बातें सही हैं प्रतिस्पर्धा के बारे में। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो यहाँ पे दिया सात्वीकरण आवश्यक रूप से है एक, क्या है? तो ये एक है सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 67। जो एक प्रक्रिया विभिन्न समूहों और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सहयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 68। पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है। ठीक, तो पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की। यहाँ पे ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक का क्या नाम था? तो ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर थे, जिन्होंने सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे किसने, क्वेश्चन नंबर 70 है कि किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त और अर्जित के रूप में किया था? तो आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको रॉल्फ लिंटन का नाम जरूर याद आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रॉल्फ लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब नेक्स्ट आपका 71 क्वेश्चन आता है, लिंग, आयु और जाति सभी आधार किसके हैं? तो ये आधार है प्रदत्त परिस्थिति के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ाया गया है क्लास में। लिंग, आयु और जाति सभी आधार किसके हैं? प्रदत्त परिस्थिति के। फिर 72 क्वेश्चन नंबर आपका आता है कि यहाँ भूमिका से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है परिस्थिति परिवर्तनशील होती है जबकि भूमिका स्थिर रहती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है भूमिका व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया हुआ पद है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक और गत्यात्मक पहलू है, ये सही इसका है राइट ऑप्शन। ठीक है, सो अब क्वेश्चन नंबर 73 पे हम लोग बढ़ते हैं। 73 में है निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रतिमान नहीं है? ठीक है, सोशल नॉर्म्स का मतलब कौन सा एक पैटर्न नहीं है, प्रतिमान नहीं है? तो यहाँ पे सी सफ़ेद जादू, फाइट मैजिक जो है यहाँ पे सी राइट ऑप्शन होगा। ठीक ना, तो सामाजिक प्रतिमान यहाँ पे नहीं है सफ़ेद जादू, बाकी ये सामाजिक प्रतिमान है जनरीति, रूढ़ी यानी लोकाचार और निषेध, टैबू जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सफ़ेद जादू यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट हियर। फिर नेक्स्ट आता है 74, सामाजिक मूल्यों की प्रकृति क्या है? तो सामाजिक मूल्यों की प्रकृति की बात की जाए तो ये भावात्मक होते हैं यानी इमोशनल। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका है 75, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपसे पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले जनरीतियाँ या लोकरीतियों की अवधारणा को स्पष्ट किया था? तो W.G. समनर इज़ राइट हियर। यहाँ पे W.G. समनर जो थे उन्होंने सबसे पहले जनरीतियाँ, फोकवे जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में, या लोक रीतियों की अवधारणा को स्पष्ट किया था। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सारे आपके जो 75 क्वेश्चन थे इसको सॉल्व कर दिया है। इसको आप मिला लीजिए और आप मिला के अपने स्कोर देखिए कितने बन रहे हैं, और अपने कमेंट बॉक्स में अगर आपने स्कोर शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, उससे पता लग पाएगा कितना 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 आपने सही किया है। और आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए जिससे वो मिला के अपना आंसर पता कर सके कितने आंसर उनके सही हुए हैं, क्योंकि आपको ऐसे तो कहीं आंसर की मिलेगा नहीं, तो हम इसको आपके लिए सॉल्व किए हैं कि आप लोग ईज़िली इसको कर पाएँ। और आपको बताना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन बुकलेट है, आपके जो क्वेश्चन पूछे गए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आपको आगे भी काम आएँगे आपके कॉम्पिटिशन में, क्योंकि यूपी पीजीटी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो बहुत ही मिलते-जुलते होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको देखिए, मिलाइए और अपने स्कोर शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है? आप लोग बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, जो आपके सिलेबस में जो यूनिट्स में आपके चैप्टर हैं, उसको आप पढ़िए और पढ़ के उसको समझिए, समझने की कोशिश करिए और बुक्स ज़रूर पढ़िए। तो फ्रेंड्स, आज आपका ये हमने सॉल्व कर दिया, जो 75 क्वेश्चन थे, इसको आप मिला लीजिए और आई होप कि आप सभी के अच्छे-अच्छे से मार्क्स आएँ। ठीक है? ठीक है फिर। आज का ये आपका ये सॉल्व हो गया बुकलेट। थैंक यू।